वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है आज 90 बराबर। तो 90 पेज पर देखिए पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो क्या कहता है कि ननो मिला सिद्धांते देशांतरीय रजतम अपि अविद्या कार्यम अध्यस्तम च इति कथम शुक्तिरूप्यस्य ततः वैलक्षण्यम इति चेत। यहाँ तक शंका ग्रंथ है। ठीक, पूर्व पक्षी की सरल शंका है कि देशांतरीय रजत अर्थात व्यवहारिक रजत वो भी तो अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है वेदांत मत में। क्योंकि वेदांत मत में ब्रह्म को छोड़कर यावत अविद्या और अविद्या का कार्य समस्त क्या है, अध्यस्त है, कल्पित है। तो व्यवहारिक रजत भी अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है। और शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है वह भी अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है। और दोनों भी अविद्या का कार्य है और दोनों भी अध्यस्त है, कल्पित है। तो उन दोनों में वैलक्षण्य क्यों, भिन्नता क्यों? एक व्यवहारिक एक प्रातिभाषिक, ऐसा भेद क्यों है उसमें उन दोनों रजतों में? ऐसी शंका है किसकी? पूर्व पक्षी। बात लगा, पता लगी? चलिए, तो ननु सिद्धांते ये पंक्ति है, तो उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तो शंका ग्रंथ भी स्पष्ट हो जाता है। तो लिखते हैं ननु अद्वैत मते यथा सत्य रजतम अविद्या कार्यम अध्यस्तम च। अविद्या कार्यम अध्यस्तम च अर्धविराम तथा मिथ्याभूतम शुक्तिरजतादिकम अपि। तथा मिथ्याभूतम शुक्तिरजतादिकम शुक्तिरस्तादिकम अपि पूर्ण विराम तत्कथम सत्यरजतस्य व्यवहारिकत्वम। सत्यरजतस्य व्यवहारिकत्वम। आगे मिथ्यारजतस्य तु प्रातिभासिकत्वम। इति नैयायिकः शंकते। इति नैयायिकः शंकते ननु इति। ननु इति हो गया। देखो भाई अर्थ देखिए कि शंका कर रहा है नहीं है कि अद्वैत मत में जिस प्रकार सत्य रजत अर्थात व्यवहारिक रजत अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है, तथा उसी प्रकार मिथ्याभूत जो रजत है शुक्ति रजत वह भी अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है। दोनों में कारण सामग्री समान है, तो भी तत्कथम फिर क्यों सत्य रजत से व्यवहारिकत्व। सत्य रजत को व्यवहारिक बोला जाता है जगत में, है कि नहीं? और मिथ्या जो रजत है शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत उसको प्रातिभाषिक कहा जाता है, वो प्रातिभाषिक बोला जाता है। तो उसको प्रातिभाषिक कहते हैं, इसको व्यवहारिक कहते हैं। इस प्रकार की विलक्षणता भिन्नता क्यों है, ऐसी उसकी शंका है। समझ में आई? पंक्ति देखिए मूल में ननु सिद्धांते। सिद्धांते अद्वैत सिद्धांते।
सिद्धांते का अर्थ है अद्वैत सिद्धांते। चलिए, ननु सिद्धांते देशांतरी रजतम, बराबर। देशांतरी रजतम मतलब क्या, तो उसके ऊपर लिख के रखिए व्यवहारिक रजतम। देशांतरी रजतम मतलब व्यवहारिक रजतम, अर्धविराम। आगे अपि शब्देन मिथ्या रजत परिग्रह। अपि शब्देन मिथ्या रजत परिग्रह, मूल में अपि शब्द आया है कि नहीं, उससे मिथ्या रजत भी आ जाता है। तो पंक्ति देखिए, ननु सिद्धांते देशांतरी रजतम अपि। अपि मतलब देशांतरी व्यवहारिक रजत, अपि मतलब मिथ्या रजत भी, दोनों भी कैसे हैं, अविद्या कार्यम अध्यस्तम च, दोनों भी अविद्या का कार्य है और अध्यस्त है। ठीक, अविद्या कार्यम अध्यस्तम च, दोनों भी व्यवहारिक रजत, प्रातिभाषिक रजत, शुक्ति रजत। अविद्या कार्यम अध्यस्तम च इति, इति शब्द आया है ना, इति शब्द का अर्थ हेतु, हेतु अर्थ में इति शब्द है। इति मतलब हेतु, इस हेतु से, इस कारण से कथम शुक्ति रूप्यस्य ततः वैलक्षण्यम, शुक्ति रूप्यस्य ततः देशांतरियात रजतात, ततः शब्द का अर्थ लिख के रखिए, ततः, इसका अर्थ क्या, देशांतरियात रजतात, मतलब देशांतरीय रजत से, व्यवहारिक रजत से, शुक्ति रूप्य का, ततः कथम वैलक्षण्यम, वैलक्षण्यम पद आया आगे। वैलक्षण्यम शब्द का अर्थ लिखिए भेद, भेद इति चेत। शंका समझ में आई? चलिए भाई, तो सरल शंका है, तो उन व्यवहारिक रजत का और शुक्ति रूप्य का, शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत का भेद क्यों है? क्या भेद? एक को व्यवहारिक कहा जाता है, एक को प्रातिभाषिक कहा जाता है, ऐसा भेद क्यों है? ये उसकी शंका। उत्तर दे रहे ना, ये शंका मत कर तू। क्यों? तो कारण बता रहे सिद्धांती। त्वन्मते सत्यत्वादि विशेषे अपि, सत्यत्व अविशेषे अपि केशांचित क्षणिकत्वं केशांचित स्थायित्वं इत्यत्र यदेव नियामकं तदेव स्वभाव विशेषाधिकम मम अपि। पूर्ण विराम। एक उत्तर दे दिया सिद्धांती ने, ध्यान दीजिए। तो त्वन्म, कौन बोल रहे हैं अभी? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को, नहीं एक को। त्वन्मते पद आया है, त्वन्मते मतलब नैयायिक मते, त्वन्मते पर लिख के रखिए नैयायिक मते। सिद्धांती बोल रहे उस नैयायिक को। ठीक, चलो भाई। त्वन्मते मतलब नैयायिक मत में, मतलब उत्तर देना है कि नहीं? सिद्धांती ने उत्तर देना चाहिए, किंतु उत्तर कैसा दे रहे हैं कि हे नैयायिक, तुम्हारे मत में जैसा ऐसा है वैसे हमारे मत में भी ऐसा है, ये उत्तर दे रहे हैं। तो नैयायिक मत में कैसा है तो स्वयं बता रहे सिद्धांती, वेदांती। तो देखिए, त्वन्मते नैयायिक मते सत्यत्व अविशेषे अपि, मतलब सत्यत्व में कोई भेद न होने पर भी केशांचित कुछ पदार्थों में क्षणिकत्व मानते हो तुम, केशांचित कुछ पदार्थों में स्थायित्व मानते हैं। दोनों को भी सत्य मान रहे, तो भी दोनों भी समान सत्य होने पर भी कुछ पदार्थों को तुम क्या मानते हो? क्षणिक। और कुछ पदार्थों को कैसा मानते हो? स्थायी। तो क्यों, क्या नियामक है उसमें बताओ? तो वो नहीं बोलता है कुछ नहीं, स्वभाव है जिसका उसका, उस वस्तु का क्या है? स्वभाव है। तो सिद्धांती बोल रहे जैसे तुम्हारे मत में स्वभाव उत्तर है कि उस वस्तु का स्वभाव है, वैसा हम भी कहेंगे क्या कि वो व्यवहारिक रजत, देशांतरीय रजत, व्यवहारिक क्यों? उसका स्वभाव है। शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत, प्रातिभाषिक क्यों? उसका स्वभाव है, हम भी कहेंगे। ऐसा उत्तर दे रहे कौन?
सिद्धांति। बात समझ में आ रही? पुनः देखिए पंक्तियों को। त्वन्मते नैयिक मते सत्यत्व अविशेषे अपि, पंक्ति मिली, अविशेषे अपि, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। यथा यथा गो घटादीनां सत्यत्वम, यथा गो घटादीनां सत्यत्वम तथा ज्ञान सुखादीनां अपि सत्यत्वम, तथा ज्ञान सुखादीनां अपि सत्यत्वम नैयिक मते अस्ति, नैयिक मते अस्ति, पूर्णविराम। तत्र द्वयोः सत्यत्वे, तत्र द्वयोः सत्यत्वे अविशेषे, अविशेषे अपि बराबर कोपि विशेष नास्ति, कोपि विशेष नास्ति, तथापि, तथापि, ठीक है। फिर आगे में मूल में है ये तथापि केशांचित क्षणिकत्वम केशांचित स्थायित्वम इत्यादि। अर्थ देखिए, लिखिए होगा कि जैसे नहीं एक मत में गो घटादि, गाय घट घोड़ा पट, ये सब क्या है? सत्य ही है, सत्यत्व। उसी प्रकार ज्ञान भी सत्य है, सुख भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो द्वयो सत्यत्वे, द्वयो सत्यत्व अविशेषेपि, मूल में पद आया नहीं, अविशेषेपि, अविशेष का अर्थ लिखा कोपि विशेष नास्ति, विशेष मतलब भेद, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। गो घट भी सत्य है, गाय घट मठ पट ये सत्य है, ज्ञान सुख वगैरह ये भी सत्य है। तो भी आगे मूल में पंक्ति लिखिए, त्वन्मते सत्यत्व अविशेषेपि, सत्यत्व समान होने पर भी, थोड़ी में अर्थ क्या? सत्यत्व अविशेषेपि मतलब सत्यत्व समाने अपि, सत्यत्व समान होने पर भी, अविशेषेपि, विशेष मतलब भेद, भेद न रहने पर भी, अर्थात दोनों समान रहने पर भी केशांचित पद आया है। केशांचित के ऊपर लिखिए ज्ञान सुखादीनाम, मूल में आया ना केशांचित, पहला केशांचित। केशांचित मतलब ज्ञान सुखादीनाम क्षणिकत्वम, क्षणिकत्वम के ऊपर लिखिए तृतीय क्षण विनाशित्वम, क्षणिकत्व मूल में पद आया है, तृतीय क्षण विनाशित्वम। हो गया? आगे चलिए, आगे पुनः पद आया है केशांचित, उसके ऊपर लिखिए केशांचित के ऊपर दूसरा जो केशांचित पद है ना, पेज नंबर 91 के ऊपर पहला पद केशांचित मतलब गो घटादि नाम, स्थायित्वम, स्थायित्वम पद आया है, स्थायित्वम का अर्थ लिखिए अक्षणिकत्वम, अक्षणिकत्वम। आगे मूल में इत्यत्र, इत्यत्र आया ना, इत्यत्र का अर्थ लिखिए इति अस्मिन् विषये, इति अस्मिन् विषये। हो गया? अब चलिए अर्थ शुरू से देखिए। सिद्धांती बोल रहे नहीं है को त्वन्मते, तुम्हारे मत में सत्यत्व समान होने पर भी
कुछ पदार्थ जैसे ज्ञान सुखादिक, इनको तुम क्षणिक मानते हो, तृतीय क्षण में विनाशी मानते हो सत्य होने पर भी। और केशांचित कुछ गाय, घट, पट, मठ इत्यादि पदार्थों को स्थायी मानते हो, अक्षणिक मानते हो, तो वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। तो बताओ फिर कुछ पदार्थ ज्ञान सुखादि क्यों क्षणिक है और गो घटादि क्यों अक्षणिक है? बताओ क्या कारण है? ऐसा हम पूछेंगे नैयिक को। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। तब वो नैयिक उत्तर देते क्या? स्वभाव है। तो देखिए, इत्यत्र इत्यस्मिन् विषये यदेव नियामकम, जो नियामक है कौन? स्वभावादि, तदेव स्वभाव विशेषादिकम। जैसे तुम कहते हैं कि स्वभाव विशेष है, वैसे हम कहेंगे वही स्वभाव विशेष हमारे मत में भी कारण है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। तो यदेव नियामकम तदेव स्वभाव विशेषादिकम, मिला पंक्ति। तो आदिपद से क्या लेंगे? विशेषादिकम, आदिकम आदिपद से लिखिए। आदिपदेन आदिपदेन कालांतरोपलम्भ, लंब, कालांतरोपलम्भ अनुपलम्भादि परिग्रह, कालांतरोपलम्भ अनुपलम्भादि परिग्रह। ठीक, देखो भाई, तो नैयिक कहता है कि स्वभाव है एक, क्यों? दूसरा वो नियामक बता सकता है क्या? कालांतर उपलम्भ, घट वगैरह अन्य काल में भी उपलब्ध होते हैं। आज देखा, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, कालांतर में उपलब्ध हो रहे हैं। और ज्ञान सुखादिक, जो ज्ञान अभी है वो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहेगा। इच्छा सुख वगैरह बदलते रहता है कि नहीं? तो कालांतर में उपलम्बत्व, कालांतर में अनुपलम्बत्व इत्यादि जैसे तुम्हारे मत में नियामक है बराबर, उसी प्रकार हम भी कहेंगे क्या? तो व्यवहारिक जो रजत है सत्य दुकान का, है कि नहीं, वो व्यवहारिक है। बोलेंगे क्यों? उसका एक तो स्वभाव है, दूसरी बात अन्य काल में भी वो उपलब्ध होता है, इसलिए उसको हम व्यवहारिक कहेंगे। और शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है उसको हम प्रातिभाषिक कहेंगे। क्यों? वो उसका स्वभाव है एक, क्यों? वो अन्य काल में उपलब्ध नहीं होता है। शुक्ति के ऊपर रजत आज दिखाई दे रहा है, सायंकाल के समय पुनर्राग या रात के समय नहीं दिखाई देगा, अन्य काल में उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम कहेंगे प्रातिभाषिक। तो जैसे तुम्हारे मत में उत्तर है, ऐसे हमारे मत में भी उत्तर हो गया। समझ में आया? चलिए, तो तदेव स्वभाव विशेषादिकम मम अपि, मम अपि, मम अद्वैत मत, हाँ अद्वैत मते अपि, है कि नहीं? कि वह अद्वैत सिद्धांति न अपि, अद्वैत सिद्धांतियों का भी मेरा ऐसा ही नियामक है। लग गया अर्थ? तो एक उत्तर दे दिया भाई शंका का, किंतु सच्चा उत्तर क्या है? वो तो ऐसा उत्तर दे दिया जैसे तुम्हारे मत में ऐसा है, ऐसे हमारे मत में ऐसा है कि नहीं? तुमने हमारे कल 10 रुपए लिए थे, इसलिए हमने आप कल के आज 20 रुपए ले लिया, ऐसा उत्तर होगा, है कि नहीं? कल तुमने हमारे थाली में से 2 गुलाब जामुन उठाए, इसलिए आज हमने तुम्हारे थाली में से 2 रसगुल्ले उठाए, तो बात समान होगी। इस प्रकार का उत्तर हुआ। किंतु सच्चा उत्तर क्या है वेदांत मत में, वो आप दे रहे आगे, यद्वा। मिल गई पंक्ति? यद्वा मतलब कौन बोल रहे? सिद्धांति। क्यों? हम उत्तर देते हैं, यद्वा घटाद्याध्यासे अविद्या एव दोषत्वेन अपि हेतु। मिला पंक्ति? हाँ। और शुक्ति रूप्याद्याध्यासे तु काचादय दोषाः अपि तथा, काचादय दोषाः अपि, पूर्ण विराम हो गया। तो देखो भाई, तथा च आगंतुक दोषजन्यत्वं प्रातिभाषिकत्वे प्रयोजकम, ये उत्तर दे दिया। ठीक है, देखो पुनः एक बार सिद्धांति करें, व्यवहारिक जो बाजार का रजत है या घटाधिक पदार्थ है वो भी अविद्या का कार्य है, बात सही है कि नहीं? अध्यस्त है, बात सही, अविद्या का कार्य, बात सही, किंतु वहां पर अविद्या को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं है, केवल अविद्या जन्य है। घटाधिक
व्यवहारिक रजताधिक पदार्थ, ठीक है ना। तो उपादान कारण कौन है? अविद्या। और दोष भी कौन है? ये अविद्या है, इसलिए वो क्या है? अध्यस्त है। इतनी बात लगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर? यद्वा घटादि अध्यास से अविद्या एव दोषत्वेन अपि, ये पंक्ति आई है, पद आया है दोषत्वेन अपि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। अध्यास मात्रम प्रति अध्यास मात्रम प्रति दोषस्य हेतुत्वात्, दोषस्य हेतुत्वात् अर्धविराम। व्यावहारिक अध्यासे दोषांतराभावात्, अगत्या अविद्यायाः दोषत्व कल्पनात् इति भावः। दोषत्व कल्पनात् इति भावः पूर्णविराम। अपि पदेन उपादानत्वेन अपि हेतुत्वम् इति सूचितम्। ठीक, चलो भाई। तो क्या? अध्यास मात्रम प्रति, यावत अध्यास मात्र मतलब यावत अध्यास, जो भी अध्यास रहेगा वह दोषजन्य ही होता है। अध्यास के लिए कारण होता ही है कौन? दोष। दोष रहेगा तभी अध्यास कहलाएगा, दोष के बिना अध्यास हो नहीं सकता। ठीक है। तो यहां पर घटाधिक व्यवहारिक रजत ये भी अध्यस्त है, तो उसके लिए दोष कौन? फिर तो और तो कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए दोष वही है कौन? अविद्या। अर्थात उपादान कारण भी अविद्या है और दोष का भी काम वही कर रही है कौन? अविद्या। ठीक है। तो अध्यास मात्रम प्रति दोषस्य हेतुत्वात्, तो व्यवहारिक अध्यास से दोषांतराभावात्, व्यवहारिक अध्यास घट, व्यवहारिक रजत, घट, पट इत्यादि का अध्यास, उसमें व्यवहारिक अध्यास से दोषांतराभावात्, अन्य कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है और दोष के बिना अध्यास हो नहीं सकता। इसलिए अगत्या मतलब ना इलाज से, कोई इलाज नहीं चल रहा है, क्योंकि दोष तो बताना ही पड़ रहा है, दोष तो दूसरा है ही नहीं है। अगत्या अविद्यायाः दोषत्व कल्पना, अविद्या ही क्या है? वहां पर दोष है। तब बोलेंगे फिर अपि शब्द क्यों दिया? मूल में आया कि नहीं? दोषत्वेन अपि, तो अपि शब्द बता रहा है अपि पदेन उपादानत्वेन अपि हेतुत्वम्, वह अविद्या घटाद्याध्यास के लिए उपादान कारण भी है और दोष भी है। अपि शब्द बता रहा है। बात समझ में आई? तो पंक्ति देखिए मूल में, यद्वा घटाद्याध्यासे अविद्या एव दोषत्वेन अपि, अपि मतलब उपादान कारण है ही वो, किंतु दोष रूप से भी वही कारण है कौन? अविद्या। तो दोषत्वेन अपि हेतु लगा इतना, तो मतलब घटा व्यवहारिक अध्यास में केवल एक ही अविद्या मात्र, केवल उपादान भी दोष भी है बराबर, और प्रातिभाषिक अध्यास में उपादान कारण से भिन्न भी दोष है। कैसे? आगे शुक्ति रूप्यादि अध्यासे बराबर, तो शुक्ति रूप्यादि अध्यासे, इस पर लिखिए प्रातिभाषिक अध्यासे। शुक्ति रूप्यादि अध्यासे मतलब प्रातिभाषिकाध्यासे। ठीक है, देखो भैया, तो शुक्ति रूप्यादि अध्यासे मतलब प्रातिभाषिक अध्यास में तू काचादय दोषाः अपि, काचादय मतलब काच कामल अधिक
ये दोष भी कारण है, बराबर। दोषा अपि, अपि मतलब क्या, तो कुछ शेष शब्द लिखिए आगे, काचादय दोषा अपि, उसके ऊपर लिखिए हेतवः इति शेषः, हेतवः इति शेषः। ठीक है जी। मतलब क्या, प्रातिभाषिक अध्यास में अविद्या तो है ही है, किंतु काच कामल आदि दोष भी कारण है, बराबर। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं। तो व्यवहारिक घटादि में, घटादि भी अध्यस्त ही है, किंतु उसमें व्यवहारिकत्व क्यों, केवल अविद्याजन्य होने के कारण। शुक्ति रजतादिक अध्यस्त तो है, किंतु प्रातिभाषिक क्यों, अविद्या से अतिरिक्त दोष भी कारण होने से वो प्रातिभाषिक है। अविद्या से अतिरिक्त काच कामल आदि दोष कारण है। तो जहां अविद्या सहित अन्य दोष भी रहते हैं वहां प्रातिभाषिकत्व, और जहां केवल अविद्या ही कारण रहती है वहां व्यवहारिकत्व। तो ऐसा भेद कर लेंगे। पूर्व पक्ष ने यही शंका की थी ना कि दोनों जगह अविद्या ही कारण है, दोनों जगह अध्यस्त ही पदार्थ है, व्यवहारिक रजत और प्रातिभाषिक रजत, तो वैलक्षण्य क्यों। तो वैलक्षण्य का कारण बताया। क्या कारण, कि अविद्या सहित दोष यदि कारण है तो वहां का अध्यास प्रातिभाषिक, बराबर। केवल अविद्या कारण है तो वहां का पदार्थ व्यवहारिक, यह अंतर हो गया। ठीक है, चलिए। काचादय दोषा अपि तथा च, उसी को स्पष्ट कर रहे, तथा च आगंतुक दोषजन्यत्वम प्रातिभाषिकत्वे प्रयोजकम। प्रातिभाषिकत्व होने में प्रयोजक नियामक कारण कौन, आगंतुक दोषजन्यत्व। आगंतुक मतलब अविद्या से अतिरिक्त दोषजन्यत्व। ठीक है ना। क्या पद आया है, आगंतुक दोषजन्यत्व। आगंतुक दोषजन्यत्व का अर्थ लिखिए, अविद्या सहित अविद्यातिरिक्त दोषजन्यत्व। अविद्या सहित अविद्यातिरिक्त दोषजन्यत्व। लग गए जी। तो क्या अर्थ निकला, अविद्या सहित अविद्यातिरिक्त दोष से जन्य है तो वो पदार्थ माना जाएगा कैसा, प्रातिभाषिक। वो प्रातिभाषिक होने में नियामक है। हो गया। चलिए अर्थ, तथा च आगंतुक दोषजन्यत्वम प्रातिभाषिकत्व प्रयोजकम, है कि नहीं। और व्यवहारिक में क्या, केवल अविद्याजन्यत्व व्यवहारिक है, और आगंतुक दोषजन्यत्व जो होता है वह प्रातिभाषिक। आगे, अतः एव, मिला पंक्ति, अतएव स्वप्नोपलब्ध रथादीनाम आगंतुक निद्रादि दोषजन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्व। तो स्वप्न पदार्थ कैसे है, प्रातिभाषिक है। क्यों, वहां पर भी आगंतुक दोषजन्यत्व है। मतलब अविद्या से अतिरिक्त, अविद्या तो कारण ही है, किंतु अविद्या से अतिरिक्त अन्य दोष से भी जन्य है। वो कौन, स्वप्न। कौन है अन्य दोष वहां पर, निद्रा ही अन्य दोष है। इसलिए स्वप्न पदार्थ प्रातिभाषिक, और ये जागृत काल के पदार्थ व्यवहारिक, क्योंकि ये केवल अविद्याजन्य है। लगा। चलिए, अतः एव, अतएव का अर्थ लिखिए। अतएव मतलब, हाँ, अतएव का अर्थ लिखिए, अविद्या सहित अविद्यातिरिक्त दोषजन्यत्वात् एव। अविद्या सहित अविद्यातिरिक्त, अविद्यातिरिक्त दोषजन्यत्वात् एव। अविद्या सहित अविद्यातिरिक्त दोषजन्यत्वात् एव, मतलब स्वप्न पदार्थ अविद्या, तो अविद्या सहित अविद्या भी कारण है और अविद्या से अतिरिक्त दोष भी कारण है, इसलिए प्रातिभाषिक। अतएव स्वप्नोपलब्ध, स्वप्नोपलब्ध मतलब स्वप्न में प्रतीत होने वाले कौन, पदार्थ। उदाहरण, रथ घोड़े आदि। स्वप्नोपलब्ध रथादि नाम, स्वप्न में कोई भी बहुत सारे पदार्थ उपलब्ध होते हैं। कभी कभी रथ, घोड़े, हाथी, अनेक जानवर, हाँ अनेक जानवर भी, सर्प आदि, और कभी कभी तो गुलाब जामुन की पंगत भी दिखाई देती है। कहा, स्वप्न, स्वप्न में।
चलो भाई, स्वप्नोपलब्ध रथादि नाम आगंतुक निद्रा। आगंतुक मतलब अविद्यातिरिक्त निद्रा। अविद्या से अतिरिक्त आगंतुक दोष कौन है वहां पर? निद्रा। हाँ, निद्रा दोष जन्य। तो निद्रादि दोष जन्यत्वात् प्रातिभासिकत्वम्। स्वप्न पदार्थ क्या है? प्रातिभासिक है। क्यों? अविद्यातिरिक्त दोष जन्य है, निद्रा रूप दोष से जन्य है। मतलब अविद्या भी कारण है, अविद्या से अतिरिक्त निद्रा दोष भी कारण है, इसलिए प्रातिभासिक हुआ। ठीक, चलिए आगे। तो उत्तर मिल गया ना शंका का। अब आगे चलेंगे। पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु स्वप्नस्थले पूर्वानुभूत रथादेहे स्मरण मात्रेण एव व्यवहार उपपत्तौ अर्धविराम न रथादि सृष्टि कल्पनाम गौरवात इति चेत। या तक शंका ग्रंथ है, मिला कि नहीं? 92 पृष्ठ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि स्वप्न में प्रातिभासिक पदार्थ, ये आपने अभी कहा, अर्थात अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पन्न होते स्वप्न के, प्रातिभासिक है ये कहा। ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? तो क्या है? सरल बात है कि स्वप्न में जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो अनिर्वचनीय उत्पन्न होते, ऐसे मत मानो। अपितु जागृत अवस्था में कभी तो देखे हुए पदार्थ थे, उसका संस्कार अंतकरण में था, और उस संस्कार के कारण स्वप्न में क्या हो गई? उनकी स्मृति हो गई, स्मरण हो गया। तो स्वप्न के पदार्थों को स्मरण मानने से भी काम चल सकता है। तो स्वप्न के पदार्थों को अनिर्वचनीय वो प्रातिभासिक उत्पन्न होते हैं स्वप्न पदार्थ, ये मानने की क्या जरूरत? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति के ननु स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत, जागृत आदि काल में अनुभूत कौन? रथादि स्वप्न के पदार्थ। रथादे स्मरण मात्रेण एव, उनका स्मरण हो जाता है स्वप्न में, ऐसा मानने से ही व्यवहार उपपत्तौ, व्यवहार की उपपत्ति हो सकती है। तो व्यवहार उपपत्तौ ये पद आया है। तो कौन सा व्यवहार? तो लिखिए उस पर एक वाक्य, अयम रथः इत्यादि व्यवहार उपपत्तौ। अयम रथः इत्यादि व्यवहार उपपत्तौ। ठीक है, जैसे अयम रथ, यह रथ है, यह घोड़ा है, यह आदमी है, मंदिर है, इस प्रकार की व्यवहार की उपपत्ति संगति लग सकती है स्मरण मानने से भी। तो क्यों वहां पर अनिर्वचनीय प्रातिभासिक पदार्थ उत्पन्न होते, ऐसा मानना नहीं मानना चाहिए, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो देखो भाई, व्यवहार उपपत्तौ आगे, न रथादि सृष्टि, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, रथादि की सृष्टि उत्पत्ति कल्पना, ये कल्पना करना ठीक नहीं है, और कल्पना करोगे तो दोष आएगा। कौन? गौरवात, वही दिया न रथादि सृष्टि कल्पना। क्यों? गौरवात, गौरव दोष आएगा। क्या गौरव आएगा भाई? तो गौरवात के ऊपर एक वाक्य लिखिए, रथादेहे उपादानादि रथादेह उपादानादि अर्धविराम तत् उत्पाद विनाशादि, तत् उत्पाद विनाशादि कल्पनेन तद उत्पाद विनाशादि कल्पनेन गौरवात्। ठीक, चलो भाई, ये गौरव दोष आएगा कि रथादि की उत्पत्ति उपादान, रथ की उत्पत्ति मानना है, और रथ की मतलब स्वप्न पदार्थों की उत्पत्ति मानना है, तो उसके उपादान कारण की भी कल्पना करना पड़ेगी कि अमुक अमुक उसका उपादान है, फिर उसकी उत्पत्ति, फिर उसका नाश, ये बहुत सारे पदार्थ मानने पड़ेंगे। कब? स्वप्न पदार्थों की उत्पत्ति मानेंगे तो बहुत मानना पड़ना, ये क्या है? गौरव। तो बहुत हुआ, उससे अपेक्षा सरल क्या? जागृत में बहुत सारे पदार्थ देखे थे, उनमें से किसी पदार्थ का स्मरण हुआ, वही स्वप्न में दिखाई दी, काम चल गया। न उसकी उत्पत्ति मानने की जरूरत है, न नाश मानने की जरूरत है, गौरव दोष नहीं आएगा।
कह रहा है ऐसा कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, पंक्ति देखिए। तो व्यवहार उपत्तो न रथादि सृष्टि कल्पना क्यों गौरवात इति चेत मिला। तो यहां तक शंका हुई, उत्तर दे रहे न, ये कहना ठीक नहीं है। अर्थात स्वप्न पदार्थों को स्मरण मानना उचित नहीं है। क्यों? उसका उत्तर दे रहे हैं। तो स्मरण मानना उचित नहीं क्यों? हेतु देंगे। तो स्मरण नहीं मान सकते और दिखाई तो दे रहे, अर्थात उत्पन्न हो रहे। कौन? स्वप्न पदार्थ। ये सिद्धांत सिद्ध होगा। तो वही कह रहे हैं इति चेतना रथादेहे स्मरण मात्राभ्युपगमे। सिद्धांति करे स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथादिक को वो स्मरण मात्र है, स्मृति हो रही है, ऐसा यदि मानते हैं तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? वो लिख रहे हैं रथादे स्मरण मात्राभ्युपगमे रथम पश्यामि अर्धविराम स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्ते है। इत्यादि अनुभव के साथ विरोध होगा। कब? स्वप्न पदार्थ को स्मरण मात्र मानेंगे तो। क्योंकि अनुभव हो रहा है क्या? रथम पश्यामि। स्वप्न में आदमी क्या बोलता है? देखो 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 जा रहा है, मैं देख रहा हूं उसको। रथम पश्यामि, मंदिरम पश्यामि, ऐसा बोलता है कि नहीं? तो अनुभव बोल रहा है। यदि स्वप्न पदार्थ स्मरण होते तो बोलना चाहिए था क्या? अरे बाप, कितनी मुझे रथ का स्मरण हो रहा है, मुझे नर्मदा जी का स्मरण हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए था। किंतु ऐसा बोलता है क्या? नहीं। क्या बोलता है? मैं देख रहा हूं, अनुभव बोल रहा है कि नहीं? अनुभवात्मक वो ज्ञान है, स्मरणात्मक नहीं। अतः उसको स्मरण मान नहीं सकते। किसको? स्वप्न पदार्थ। तो देखिए रथादे स्मरण मात्राभ्युपगमे रथम पश्यामि मिला। तो पश्यामि ये आया कि नहीं? उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। तो लिखिए रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वे रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वे स्वप्न दशायाम रथम स्मरामि इति ज्ञानानुभवः स्यात्। अर्धविराम न पश्यामि इति पूर्ण विराम। आगे भवती च पश्यामि इति ज्ञानानुभवः। पश्यामि इति ज्ञानानुभवः अर्धविराम तस्मात् स्वप्नानुभव विरोधात् रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वं न कल्पनीयम्। रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वं न कल्पनीयम् इति भावः। स्मृतित्वं न कल्पनीयम् इति भावः। हो गया जी। देखो भाई अर्थ रथादि ज्ञानस्य स्वप्न में प्रतीत होने वाला जो रथादि है वो सब रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्व, वो स्मृति यदि होता तो स्वप्न दशा में स्वप्नावस्था में रथम स्मरामि इति इस प्रकार से ज्ञान का अनुभव होना चाहिए था। किंतु ऐसा होता है क्या? फिर कैसा नहीं होना चाहिए? न पश्यामि अहम पश्यामि ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहम स्मरामि ऐसा अनुभव होना चाहिए। कब? स्वप्न पदार्थों को स्मरण मात्र मानेंगे
भवती च पश्यामी इति ज्ञानानुभव, किंतु ज्ञान का अनुभव हो रहा है कैसा? पश्यामी, अहम पश्यामी, ऐसा हो रहा है। तस्मात्, इसलिए स्वप्नानुभव विरोधात, स्वप्नानुभव के साथ विरोध होने से रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वं न कल्पनीय, रथादि का जो स्वप्न में ज्ञान हो रहा है वो स्मृति ज्ञान है, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। अनुभव के साथ विरोध हो रहा है। लग गया अर्थ? चलिए पंक्ति, रथादि स्मरण मात्रा अभ्युपगमे रथम पश्यामी, लगा इतना अर्धविराम। और एक अनुभव के साथ विरोध होगा, वो कौन से? देखिए, स्वप्ने रथम अद्राक्षम, ये प्रतीति होती है कब? स्वप्न से जागृत में आने के बाद। स्वप्न गया, जागृत अवस्था में आया, तो जागृत अवस्था में आने के बाद मनुष्य क्या बोलता है कि स्वप्ने रथम अद्राक्षम, स्वप्न में मैंने रथ देखा, ये बोलता है। यदि स्वप्न का रथ का ज्ञान स्मरण रूप रहता तो जागृत में आने के बाद क्या बोलना चाहिए था कि स्वप्न में मुझे रथ का स्मरण हुआ था, ऐसा बोलना चाहिए। किंतु ऐसा बोलता है क्या? नहीं, क्या बोलता है? रथ को मैंने देखा, ऐसा बोलता है। इसका मतलब स्वप्नकालीन पदार्थों का ज्ञान स्मरण रूप नहीं है, अपितु अनुभव रूप है। और अनुभव तब होता है, प्रत्यक्ष अनुभव है वो, अर्थात सामने पदार्थ जरूरत है, चाहिए, अतः वहां पर स्वप्न अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होता है कि नहीं? स्मरण मानने से काम चलने वाला नहीं है, ये सिद्धांति ने कह दिया पूर्व पक्षी को। ठीक, देखिए, स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्ति, इत्यादि अनुभव के साथ क्या होगा? विरोध होगा। कब? स्मरण मानेंगे तब। तो ये जो अंतिम में पद आया, स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्ते है, इस पर भी लिखते हैं थोड़ा। रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वे रथादि ज्ञानस्य स्मृतित्वे सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य स्मरणानुसंधानं स्यात्, स्मरणानुसंधानं स्यात्, स्मरण अनुसंधान, स्मरणानुसंधानम स्यात् लिखा, अर्धविराम। अद्राक्षम इति, अद्राक्षम बराबर अपश्यम, अद्राक्षम बराबर अपश्यम इति दर्शन अनुसंधानम न स्यात्, दर्शनानुसंधानम न स्यात्, पूर्ण विराम। भवती च रथम अद्राक्षम इति, रथम अद्राक्षम इति दर्शनानुसंधानम, दर्शनानुसंधानम तस्मात् स्वप्न ज्ञानम न स्मृति रूपम इति भावः, न स्मृति रूपम इति भावः। ठीक है, देखो भाई यार, तो रथादि ज्ञान से स्मृति, रथादि ज्ञान को स्मृति रूप मानेंगे तो सुप्तोत्थितस्य, यानी सोकर उठा हुआ पुरुष, उसको जागृत अवस्था में आया हुआ पुरुष को स्मरणानुसंधानम से, स्मरण का अनुसंधान होना चाहिए कि मुझे स्वप्न में रथ का स्मरण हुआ था, ऐसा उसने कहना चाहिए, है कि नहीं? किंतु अद्राक्षम मतलब अपश्यम, मैंने देखा, इति इस प्रकार से दर्शन का अनुसंधान नहीं होना चाहिए। दर्शन मतलब प्रत्यक्ष अनुभव, उसका अनुसंधान नहीं होना चाहिए, स्मरण का अनुसंधान होना चाहिए। किंतु भवती च रथम अद्राक्षम इति
दर्शनानुसंधानम, किंतु जागृत में आने के बाद अनुसंधान किसका हो रहा है? दर्शन का अनुसंधान हो रहा है, स्मरण का नहीं। भवति च रथम अद्राक्षमिति दर्शनानुसंधानम, तस्मात् इसलिए स्वप्न ज्ञानम न स्मृति रूपम, स्वप्न ज्ञान स्मृति रूप नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष है कि नहीं? अब प्रत्यक्ष जहां होता है ज्ञान, वह उसके लिए विषय सामने रहना जरूरी होता है। अतः वहां पर सच्चा विषय तो है ही नहीं है, अतः स्वप्न के पदार्थ अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक उत्पन्न होते हैं। लग गया अर्थ? हाँ। पूर्व पक्ष शंका क्या थी? क्या थी कि स्मरण ही मान लो उससे काम चल जाएगा, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। लग गया? आगे चलिए। और इतना ही नहीं, तो वेदांती सिद्धांति कह रहे कि स्वप्न के पदार्थ अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं, ये केवल हम युक्ति से ही नहीं बता रहे हैं, अपितु इसके लिए श्रुति भी प्रमाण है। तो कौन श्रुति प्रमाण है? तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं सिद्धांती। अथ रथान रथ योगान पतः सृजते, बृहदारण्यक 4:3-10। अथ रथान, रथ को, रथ योगान है कि नहीं, रथ के चलाने के लिए योग, घोड़े आदि, और पथ मतलब मार्ग, ये सब सृजते उत्पन्न होता है, ऐसा श्रुति भी बता रही है। ठीक, तो लिखिए थोड़ा सा अर्थ। अथ प्रतीक है अथ, अथ बराबर जागृत भोग प्रद कर्मोपरमे, अथ बराबर जागृत भोग प्रद, जागृत भोग प्रद कर्मोपरमे, कर्मोपरमे। आगे स्वप्न भोग प्रद कर्म, स्वप्न भोग प्रद कर्म अभिव्यक्ति अनंतरम, अभिव्यक्ति अनंतरम, स्वप्न भोग प्रद कर्म अभिव्यक्ति अनंतरम। अत शब्द का अर्थ हुआ भाई, रथान तो पता ही है, रथ योगान लिखिए अभी, रथ योगान बराबर, रथ योगान बराबर रथोपकरण भूतान अश्वादीन, रथोपकरण भूतान, रथोपकरण भूतान अश्वादीन। लग गया? आगे पथ, पथ बराबर मार्गान, मार्गान हो गया। चलिए, तो श्रुति का अर्थ अथ, अथ मतलब अनंतर, किसके अनंतर? तो बता दिया आपको, जागृत कालीन भोग देने वाला कर्म जब उपरम हो जाता है, रुक जाता है, उस दिन का समाप्त हो जाता है, और स्वप्न भोग प्रद कर्म अभिव्यक्त हो जाता है, स्वप्नकालीन भोग देने वाला कर्म तत्पर हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, भोग देने के लिए समर्थ हो जाता है, तब उसके बाद स्वप्न पड़ता है। तो क्या दिखाई देता है स्वप्न में? रथान, रथ, रथ योगान अर्थात रथ के उपकरण साधन भूत जो अश्वादिक है, घोड़े, वे सब, और पथ अर्थात मार्ग वगैरह, और जो भी स्वप्न के पदार्थ दिखाई दे रहे वो सब सृजते अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं। श्रुति भी बता रही है। लग गया अर्थ? अतः स्वप्न पदार्थ उत्पन्न ही होते हैं अनिर्वचनीय, वो स्मृति मात्र नहीं है, ये सिद्ध हुआ। आगे चलिए। इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तेश्च, मेरा पंक्ति है कि नहीं? इति रथादि सृष्टि, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, रथादि की उत्पत्ति प्रतिपादक जो श्रुति है, उस श्रुति के साथ भी क्या होगा? विरोध होगा। कब? स्मरण मात्र मानेंगे तब। लग गया अर्थ जी? रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तेश्च, ठीक है ना? तो श्रुति विरोधापत्ते है यहां पर एक वाक्य, निर्दोष श्रुति विरोधात, निर्दोष श्रुति विरोधात
स्वाप्न ज्ञानस्य स्मृतित्वं नैव कल्पनीयम्, स्मृतित्वं नैव कल्पनीयम् इति भावः। हो गया जी। निर्दोष श्रुति विरोधात्, श्रुति तो निर्दोष है कि नहीं? हम लोगों का ज्ञान सदोष हो सकता है, श्रुति नहीं। तो निर्दोष श्रुति के साथ विरोध होने के कारण स्वाप्न ज्ञान, स्वप्नकालीन ज्ञान स्मृति है इति नैव कल्पनीय, उसको स्मृति रूप नहीं मानना चाहिए, नहीं तो श्रुति के साथ विरोध होगा, है कि नहीं? अर्थात स्वप्न के पदार्थ अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं। आगे चलिए। तस्मात् शुक्ति रूप्यवत् स्वप्नोपलब्ध रथादयः अपि प्रातिभासिकाः यावत् प्रातिभासम अवतिष्ठन्ते। देखो, तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए। तस्मात् लिखिए श्रुति सामर्थ्यात्, श्रुति सामर्थ्यात् अर्धविराम, आगे स्वाप्नानुभव अनुसंधान सामर्थ्यात्, स्वाप्नानुभव अनुसंधान सामर्थ्यात्। तस्मात् के दो अर्थ, श्रुति के सामर्थ्य से और स्वप्नकालीन अनुभव का जो अनुसंधान हो रहा है जागृत में आने के बाद, उसके सामर्थ्य से क्या? शुक्ति रूप्यवत, शुक्ति के ऊपर प्रतीत हुआ रजत जैसा अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, प्रातिभासिक है, उसी प्रकार स्वप्नोपलब्ध रथादय भी, स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथादिक भी प्रातिभासिक है, उसको व्यवहारिक कह नहीं सकते। यदि स्मरण मानते तो वो व्यवहारिक हो जाते, क्योंकि व्यवहार काल में भी जो स्मृति होती है वो तो सच्ची होती है, व्यवहारिक ही होती है, तो वो भी व्यवहारिक हो जाते। कौन? स्वप्न के पदार्थ। कब? स्मरण मानते, स्मृति रूप मानते, स्मृति का विषय मानते स्वप्न पदार्थों को, किंतु स्मृति का विषय नहीं है, अर्थात स्वप्नकालीन पदार्थों का ध्यान स्मृति रूप नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए, तो शुक्ति रूप्य व स्वप्नोपलब्ध रथादय अपि प्रातिभासिका, प्रातिभासिक है। तो बोलेंगे प्रातिभासिक किसको कहते हैं? तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते इति प्रातिभासिका इत्यर्थ। तो जब तक उनकी प्रतीति होती रहती है तब तक ही वो भासते हैं, उसी को कहते हैं क्या? प्रातिभासिक। प्रतीति ज्ञान गया तो उसकी प्रतीत नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो उसको प्रातिभासिक है कि नहीं? वो प्रातिभासिक है, जब तक प्रतीति हो रही है तब तक भाषित होना प्रातिभासिक है। लग गया कि नहीं? तो जी देखिए, यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते मिला, उस पर लिखते एक वाक्य, प्रातिभासिक पद का अर्थ है वो, तो लिखते हैं प्रतिभास कालोत्पन्नाः, प्रतिभास कालोत्पन्नाः प्रातिभास भासिकाः, प्रातिभासिकाः अर्धविराम प्रतिभास कालम यावत् तिष्ठन्ति, प्रतिभास कालम यावत् तिष्ठन्ति अर्धविराम न अन्यथा इति भावः, न अन्यथा इति भावः। अर्थ देखिए, प्रातिभासिक किसको कहते हैं? तो प्रतिभास कालोत्पन्ना, प्रतिभास ज्ञान काल में ही उत्पन्न जो होते हैं उसको कहते हैं क्या? प्रातिभासिक। प्रतिभास कालोत्पन्ना प्रातिभासिका, मतलब प्रतिभास कालम यावत् तिष्ठन्ति, जब तक प्रतीति हो रही है तब तक रहते हैं, न अन्यथा, अन्य काल में रहते नहीं। शुक्ति के ऊपर का रजत जब तक उसका ज्ञान है तब तक ही रहता है कि बाद में भी रहता है? जब तक ज्ञान है तब तक ही रहता है। स्वप्न के पदार्थ जब तक उसका ज्ञान है तब तक ही है, बाद में नहीं है। किंतु घटपट, व्यवहार के घटपट ज्ञान काल में भी है और बाद में भी है, अतः वो व्यवहारिक हुए। और स्वप्न पदार्थ शुक्ति रूप पे ये सब प्रातिभासिक हुए, ठीक है। और प्रातिभासिक का एक और विलक्षण किया जाता है कि नहीं है?
ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्वम प्रातिभाषिकत्वम, ये भी लक्षण है क्या? ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्वम प्रातिभाषिकत्वम, ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान के द्वारा भी यदि पदार्थ बाधित होता है तब उसको कहते हैं क्या? प्रातिभाषिक। शुक्ति के ऊपर का रजत बाधित करने के लिए, मिथ्या निश्चय करने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही होना जरूरी है क्या? नहीं, शुक्ति के ज्ञान से, तो शुक्ति का ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान हुआ, शुक्ति का ज्ञान उससे भी बाधित हो रहा है कौन? रजत, अतः प्रातिभाषिक है। स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है मतलब बाधित है, ऐसा निश्चय करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं। स्वप्न से जागृत में आ गए, जागृत पदार्थ का ज्ञान हुआ तो उस जागृत पदार्थ के ज्ञान से भी बाधित हो गए कौन? स्वप्न पदार्थ। और जागृत पदार्थ का ज्ञान मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है, ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान है, इसलिए लक्षण घट गया। कौन सा? ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्व। और व्यवहारिक किसको कहेंगे? केवल अविद्या। ब्रह्म ज्ञान से ही जो बाधित होते हैं, ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान से बाधित नहीं होते, उसको कहेंगे क्या? व्यवहारिक। ये सब भूत भौतिक प्रपंच ब्रह्म ज्ञान से ही बाधित होते हैं, अन्य ज्ञान से नहीं आता, ये व्यवहारिक हुए। और प्रातिभाषिक कौन? ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्वम प्रातिभाषिकत्वम। लग गया अर्थ जी? चलिए, यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, हो गया इतना बस। आगे पुनः और शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम